ज्येष्ठ राष्ट्रपाल, बताइए इन सबको किस प्रकार से आपके हाथों से इन सब का अंत होने वाला है। अवश्य। इस शस्त्र की विशेषता ये है कि ये एक साथ दर्जनों बाण छोड़ सकता है। यही नहीं, हम इन बाणों की दिशा भी निर्धारित कर सकते हैं और जैसे ही आप रस्सी खींचेंगे, मेरा ये शस्त्र बाण छोड़ने के लिए सज्ज हो जाएगा और एक साथ निकलेंगे सहस्त्रों बाण किसी का अंत करने। नहीं, मैं अब तुम्हें और रक्त नहीं बहाने दूंगी। प्रतीत होता है कि हम अपनी योजना के अगले चरण के लिए सज्ज हैं। हाँ चंद्रगुप्त, अब प्रतीक्षा है तो केवल ये कि कब राष्ट्रपाल की शस्त्र निर्माण की सामग्री लेकर लोहार की बग्गियां यहाँ से निकलेंगी। रथ का चक्का फंस गया, निकालो। चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त क्या कर रहे हो? आचार्य, इन सभी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज तो मैं चंद्रगुप्त, मुझे एक अवसर दो इनसे बात करने का। तुम जैसा चाहते हो ये वैसा ही करेंगे, करोगे ना? हाँ। अब मेरी बात सावधानी से सुनो। तुम शस्त्र बनाओगे, परंतु राष्ट्रपाल के लिए नहीं, पीपली वन के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। समझे? जी, हमें आपकी बात स्वीकार है। सज्ज हो जाओ धनानंद। हमारे इस एक बार से हमने न केवल तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, अपितु तुम्हारे भ्राता राष्ट्रपाल के अहम को भी आहत किया है। हमारे इस वार से वो क्रोधाग्नि में जल रहा होगा। उस चंद्रगुप्त और चाणक्य का इतना दुस्साहस कि उन्होंने मेरे शस्त्र सामग्री और दक्ष कारीगरों पर प्रहार किया, उन्हें बंदी बनाया। नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। तुम्हारा ये शस्त्र निर्माण का शिविर तुम्हारे लिए मृत्यु का शिविर बन जाएगा राष्ट्रपाल। शीघ्र हाथ चलाओ। प्रणाम। देख रहे हैं आप अवंती नरेश, ये सभी 14 जनपद से बुलाए गए दक्ष लोहार मेरे भाई सम्राट धनानंद की विशाल सेना के लिए शस्त्र निर्माण कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रगुप्त और आचार्य आपके शस्त्र निर्माण करने की सामग्री और श्रेष्ठतम लोहारों को बंदी बना लिया। कोई मेरी बात बीच में काटे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैं बोलता हूँ तो सामने वाला सिर्फ सुनता है। तुम्हारा क्रोध एक खौलते ज्वालामुखी की भांति है राष्ट्रपाल। मुझे क्षमा करें, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। स्मरण रहे, इस शिविर में तुमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने कोई भूल की तो उसका दंड किसी और को भुगतना पड़ेगा। नहीं, उसे कष्ट मत दीजिए, मैं कोई भूल नहीं होने दूंगा। आचार्य, आपके आदेश अनुसार कोयले की 50 बोरियां सज्ज हैं। उत्तम। अब एक कार्य करो, इस सारे कोयले का महीन चूर्ण बना दो। ज्येष्ठ राष्ट्रपाल, आपके लिए मैं सम्राट से पूर्व आपका भाई भी हूँ। आप जानते हैं कि आपकी सुरक्षा मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। और जब बात मेरे उन दो शत्रुओं की, उस चंद्रगुप्त और चाणक्य की, तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। उनकी चिंता आप मत कीजिए। आइए, मैं आपको ऐसे शस्त्र दिखाता हूं जिसके आगे चंद्रगुप्त और चाणक्य तुरंत धराशायी हो जाएंगे। स्मरण रहे वीरों, राष्ट्रपाल के इस शस्त्र निर्माण शिविर को ध्वस्त करने का हमारा यह अभियान केवल तभी सफल होगा जब आप इस कोयले की कालिख में पूर्ण रूप से लिपटे होंगे। जी आचार्य। तुम्हारा पुत्र अब धनानंद के बंधन से मुक्त हो चुका है। यदि उससे मिलना चाहते हो तो शिविर के पीछे वाले पर्वत पर आ जाओ। विष्णुगुप्त। मैं आपके कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूं ज्येष्ठ राष्ट्रपाल, किंतु फिर भी मैं चाहूंगा कि आप
सावधान रहें, क्योंकि वो दिल चट्टा और कुटिल ब्राह्मण कभी भी और कहीं से भी वार कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए सम्राट, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। पिताश्री! अवंती नरेश, आप भाग्यशाली हैं जो अपने पुत्र को देख पा रहे हैं, उसे गले लगा पा रहे हैं, क्योंकि अब भी अन्य सभी जनपद प्रमुखों के पुत्र धनानंद के यहाँ बंधक हैं। आपने सही कहा, मैंने आप पर संदेह किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी हर संभव सहायता करने के लिए सज्ज हूँ। आप राष्ट्रपाल और उसके शस्त्र निर्माण शिविर को नष्ट करने में मेरी सहायता करेंगे। मेरे वीर साथियों, आक्रमण का समय आ गया। सैनिकों, सज्ज हो जाओ, हमारे शिविर पर आक्रमण हुआ है। ढूंढो शत्रु को। आगे बढ़ो। शिविर से बाहर जाओ। किंतु आप लोहारों को भागने के लिए क्यों कह रहे हैं? सुना नहीं तुमने? श्रीमान राष्ट्रपाल ने अभी क्या कहा? हमारे शिविर में आक्रमण हुआ है। मैं यहाँ लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। चंद्रगुप्त, वहां उस दिशा में जाओ, जाओ। वाह, इतने अद्भुत शस्त्र देख के तो आनंद आ गया। हाँ, अब खत्म हुआ धनानंद का आतंक। अवंती राज, क्रोध में इतने अंधे हो गए हो राष्ट्रपाल कि अपना वास्तविक शत्रु ही दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। इतना शक्तिशाली योद्धा जिसे मगध का विश्वकर्मा कहा जाता है, सम्राट धनानंद का चहीता ज्येष्ठ भ्राता राष्ट्रपाल एक निहत्थे दरिद्र ब्राह्मण पर प्रहार नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, एक बार पुनः प्रयास करो। आओ। तुम धनानंद के साम्राज्य के शक्तिशाली स्तंभ हो ही नहीं सकते। तनिक देखो स्वयं को, कैसे सूखे पत्ते की भांति कांप रहे। अरे बलपूर्वक प्रहार करो। पूरा जीवन तुमने क्रोध के इस वेग में व्यतीत किया है राष्ट्रपाल। सहस्त्रों लोग तुम्हारे इस क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हुए हैं, इसलिए तुम्हें भी अपनी क्रोधाग्नि में ही जलकर भस्म होना होगा। राष्ट्रपाल